सबसे पहला ये चीज़ हमने देखनी है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड से बैक एंड को डाटा भेज सकते हैं। यानी एपीआई, हमारे पास एपीआई क्या है वो मैंने लिखी थी। एक एपीआई है, ये एक एपीआई है जो क्या करेगी, एक सिंपल सी एपीआई देते हैं XYZ। ये एक एपीआई है, एपीआई गेट का मेथड है, इसका ये राउट है XYZ, और इसके अंदर ये जो है वो दूसरे पैरामीटर में हम फंक्शन पास करते हैं। यानी अगर इस पर्टिकुलर राउट पे रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर पे तो वो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल करेगा। इसके दो पैरामीटर होते हैं, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में एक्चुअली डाटा आएगा जो क्लाइंट भेजेगा, और रिस्पॉन्स वो वेरिएबल है जो हमने रिस्पॉन्स भेजना है सर्वर से वापस क्लाइंट साइड को। तो हमने दो तरीके भी देखने हैं ना, एक क्लाइंट डाटा कैसे देगा सर्वर को और सर्वर क्लाइंट को डाटा कैसे भेजेगा। यानी एपीआई का रिक्वेस्ट और एपीआई का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो सिंपल है, हम rest.json करेंगे भेज देंगे। अच्छा, और भी मेथड है rest.send चीज़ें, लेकिन हम चूँकि रेस्ट एपीआई बिल्ड करेंगे तो रेस्ट में क्या होता है, हमेशा जेसन में रिस्पॉन्स जाता है। तो इसलिए और भी ऑप्शन है जैसे response.render, response.send, मल्टीपल ऑप्शन हैं। response.render, रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन है कि हम किसी और पाथ पे रीडायरेक्ट कर जाएं। response.send का ऑप्शन है, response.send फाइल का ऑप्शन है, response.render का ऑप्शन है। ये सारे फंक्शन है जो हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम चूँकि APIs बिल्ड कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन तब यूज़ होते हैं जब हमने कोई अपनी HTML सर्व करनी है या कोई ऐसी API बनानी है जो फाइलें सेंड करेगी ऐसे। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम हमेशा किस में जाएंगे, जेसन में, क्योंकि हमने जो APIs बनानी है वो REST APIs बनानी है। REST APIs का हमेशा रिस्पॉन्स जो है वो जेसन में होता है। तो हमारा तो स्टैंडर्ड होगा कि हम हमेशा क्या भेजेंगे, जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, अब रिस्पॉन्स तो हमने जेसन भेजना है, लेकिन हमें डाटा आ कौन कौन सा सकता है। एपीआई कुछ नहीं, एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन कॉल होता है। ये एक फंक्शन है हमारा एरो फंक्शन, ये कॉल होगा। कब कॉल होगा, जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी। बस ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। अगर 10 दफ़ा रिक्वेस्ट आ रही है तो ये 10 दफ़ा चल जाएगा, 50 दफ़ा आ रही है तो बस। ये तो सिंपल एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है, वो चल जाएगा। उसके दो पैरामीटर हैं जो कि फिक्स्ड हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो एपीआई, एक एपीआई बनानी है, बहुत सिंपल है। ऐप का जो हमने वेरिएबल बनाया था डॉट, अब किस मेथड की बनानी है एपीआई, तो 4 मेथड है ना, कौन कौन से, गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। तो गेट क्या करते हैं, जब गेट का मेथड कब यूज करेंगे, जब क्लाइंट से डाटा, जब सर्वर से डाटा क्लाइंट ने लेना है तो गेट करेगा, गेट की एपीआई बनेगी। अगर डाटा ऐड करना है डेटाबेस में फिर पोस्ट, अगर अपडेट करना है पुट, और अगर जो है डाटा डिलीट करना है फिर डिलीट। ये मेथड है। तो हमने अब लेट्स सपोज डाटा गेट करना है, ठीक है, डाटा गेट करना है, कहाँ से, सर्वर से डाटा गेट करना है ना। तो सबसे पहले उसका राउट क्या होगा, एपीआई का राउट होता है। यानी हमेशा बेस यूआरएल प्लस राउट। बेस यूआरएल कि हमारा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, उसका आईपी क्या है और उसकी पोर्ट क्या है। बेस यूआरएल, उसके आगे क्या आता है, राउट का नाम आता है। तो हमारी एपीआई बनाते हुए हमें बेस यूआरएल वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। बेस यूआरएल हमारा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, तो हमारा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, अगर यहाँ पे देखो HTTP लोकलहोस्ट 8000 पे चल रहा है, ये इसका बेस यूआरएल। अब जब हम एपीआई बनाएंगे तो फिर हम क्या डिफाइन करेंगे, उसका राउट पाथ डिफाइन करेंगे। तो हम ये चीज़ इधर डिफाइन करेंगे, गेट, आगे आ जाएगा क्या, पाथ। तो पाथ की हम बना दें मे बी यूज फॉरवर्ड/। अच्छा, ये नेस्टेड पाथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमने इसको एक ही बनाना है। तो मैं बना लूँ मे बी v1/users, नेस्टेड भी बना सकते हैं पाथ। अच्छा, ये पहले पैरामीटर में पाथ आ गया, दूसरे पैरामीटर में फंक्शन आ गया, ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके इस जो फंक्शन है ना, इसको दो प्री डिफाइंड पैराम मिलेंगे, एक का नाम होगा, दूसरे का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ए बी भी, लेकिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ताकि समझ आए। अच्छा, रिक्वेस्ट के अंदर हमें वो डाटा मिलेगा जो क्लाइंट ने भेजा है, और रिस्पॉन्स वो चीज़ होगी जो सर्वर क्लाइंट को भेजेगा। तो हमने अगर कुछ भी डाटा भेजना है तो हम लिखेंगे response.json, ये हमेशा यही होगा,
रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो इसमें हम अपनी जेसन डिफाइन करेंगे, जैसे नेम और ये जो है ना वो। लेकिन जब यूज़र्स बनाए हैं, अगर सिंगल यूज़र बनाते तो फिर एक ही भेजते ऑब्जेक्ट। अब यूज़र्स बनाए हैं तो क्या भेजेंगे, रे भेजेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है रे के अंदर ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ताकि यूज़र्स है ना एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब लिस्ट ऑफ यूज़र्स लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर रे के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये अभी सिंगल ही मैंने ऑब्जेक्ट भेजा है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन ये रिस्पॉन्स चला जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसमें एरर भी आ सकता है, तो एरर आने के लिए हम फिर कैसे हैंडल करते हैं उसको, ट्राई कैच से। अच्छा, ट्राई कैच से हैंडल करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब एरर के केस में क्या करें, एरर में भी हमने रिस्पॉन्स देना है, लेकिन उसको बताना है कि एरर हैपन हुआ है, क्या है, एरर आया है। तो वो हम कैसे भेजेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा करने के लिए फिर हम ना अपने जेसन को थोड़ा सा रिफाइन करते होते हैं। वो क्या करते हैं, एक हम पहले इधर बनाएंगे वेरिएबल जो हमारा एक्चुअल डाटा होगा, वो डाटा की अरे हम डाटा में रखेंगे। अब हम एक जेसन का ना स्टैंडर्ड आंसर बनाएंगे, जैसे हम लिखेंगे अगर तो सक्सेसफुली डन हो जाता है तो स्टेटस कोड, डाटा और साथ में मैसेज में भेज दे सकते हैं सक्सेस, क्योंकि इसकी बेस पे फिर हम कंडीशंस लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे एरर आ गया, तो एरर में हम क्या भेजेंगे फिर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके अंदर हम भेजेंगे स्टेटस 400, डाटा नल भेज दें या एम्प्टी अरे भेज दें, जो आपको सूट करता है, और मैसेज एरर, और साथ में एरर भी भेज सकते हैं जो भी मेरे पास ऊपर से एरर आया। समझ आ गई। तो इससे क्या होगा कि अगर तो डाटा एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम मैसेज की पढ़ लेंगे, स्टेटस की पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो अगर तो स्टेटस 200 है तो मतलब सक्सेस रिक्वेस्ट है, अगर नहीं है तो 400 है। अच्छा, स्टेटस को हम नॉर्मली इस तरह हैंडल नहीं करते। स्टेटस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है रिस्पॉन्स का, वो भी कॉल करते हैं, जैसे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, उसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि ये 200 है, यानी सक्सेसफुली। स्टेटस कोड क्या होते हैं, ये कुछ कोड होते हैं जो शो करते हैं कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली डन हुई है, नहीं हुई है, क्या उसके साथ हुआ है। तो स्टेटस कोड की रेस्ट एपीआई HTTP में कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं वो हम देख लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखे भी होंगे, यहाँ पे मैंने इसको एक ये डायग्राम, ये इतना काफ़ी है, इससे जो है ना वो सीरीज समझ आ जाएगी। एक सीरीज है, इसके अंदर जी इन्फॉर्मेशनल, यानी जस्ट हमने ये चेक करने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके हमेशा स्टेटस कोड होते हैं 100 से लेके 199 तक, जितने भी कोड होंगे ये होंगे इंफॉर्मेशन चेक के लिए। सक्सेस मतलब 200 से लेके 299 तक जो भी कोड होगा वो रिप्रेजेंट होगा एज अ सक्सेस, के हर चीज एट ओके हुई है। अच्छा, रीडायरेक्शन 300 से 399 का मतलब है कि जो रिस्पॉन्स आया है वो कह रहा है कि आप URL को रीडायरेक्ट कर दो। अच्छा, क्लाइंट एरर 400 से लेके 499 तक, मतलब अगर क्लाइंट ने कोई डाटा मुझे DB में सेव करना था, लेकिन 4 कीज सेव करनी थी, क्लाइंट ने 3 कीज दे दी, तो क्लाइंट का एरर हुआ ना। तो उसको हम स्टेटस कोड मार्क करेंगे 400 से लेके 499 तक। सर्वर एरर, अब कुछ हो सकता है, सर्वर बंद हो जाए, कोई क्रैश आ जाए या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में 500 से लेके 599 तक हम उस स्टेटस कोड उसका मार्क कर देंगे। कोई भी यानी यूज हो सकता है, 501, 502, 503, लेकिन उसकी सीरीज होती है, इस सीरीज में स्टेटस कोड हम मैनेज करते हैं। तो अब हमने 200 दिया तो मतलब क्या है, सक्सेस है। अच्छा, ये अगर हम नहीं भी देते फिर भी आता है, यहाँ पे देख रहे हैं 200, इसका मतलब क्या है, ओके है। ये मैं प्रोडक्ट्स को हिट कर रहा था, 200 आ रहा था, अभी 200 नहीं आ रहा, अभी तो वैसे ही एरर आ रहा है ना कि क्रैश है, कि वो चली नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आया कोई हमें। अगर वो आता तो हमें वो भी मिल जाता रिस्पॉन्स। अच्छा, उसके अलावा जो है, अब हम इसको सर्वर को चला लेते हैं एक दफ़ा, नोडमोन सर्वर डॉट JS। तो नोडमोन से क्यों चलाना है, ताकि वो ऑलवेज चलता रहे। अब देख रहे हो यहाँ पे आंसर क्या आया, 200। अगर मैं ये स्टेटस कोड चेंज करना चाहता हूँ ना प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये प्रोडक्ट्स थी ना, तो इसका रिस्पॉन्स डॉट JSON भेजा था, तो इससे पहले क्या कर लेंगे, डॉट स्टेटस
कोड, तो उसमें लिख देंगे 200.01। बना सकते हैं अलहदा से मैसेज भी बना सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन के हमने उसको यानी कैसे मैनेज करना है। एक मिडलवेयर भी दरमियान में बन सकता है, उससे भी अंडर, अभी तो हम जस्ट समझ रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, स्टेटस, डॉट स्टेटस को हमने यूज करना है, स्टेटस कोड किसी और पर्पस के लिए यूज होता है। डॉट स्टेटस, अभी अगर हम देखें तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ट्रू, लेकिन ये ग्रीन ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रीन का मतलब ये 200 से लेके 209 तक वो ग्रीन ही है, मतलब सक्सेस ही है, लेकिन मल्टीपल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 200.01। यार मैंने चेंज करके इसलिए दिखाया कि बाय डिफॉल्ट वो सक्सेस को 200 भेज रहा है, यानी मैं अगर ये नहीं भी लगा रहा ना, इधर डॉट स्टेटस नहीं भी लगा रहा, तो वो फिर भी उसको 200 बाय डिफॉल्ट भेज रहा है। तो अगर आप लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 200 के अलावा कोई सक्सेस मैसेज भेजना है तो फिर आप लगा लें, ठीक है। लेकिन हम एक रिस्पॉन्स बनाएंगे स्टैंडर्ड, और वो रिस्पॉन्स यानी जो भी हमारा डाटा होगा वो डाटा की में जाएगा, जो मैसेज होगा यानी कि क्या चीज़ हैपन हुई है, या स्टेटस कह सकते हैं या मैसेज कह सकते हैं कि सक्सेस हुई है नहीं हुई है, जो भी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। या इसको स्टेटस भी रख सकते हैं इस की को, कि स्टेटस क्या है, सक्सेस स्टेटस है या क्या स्टेटस है, ताकि इसकी बेस पे मैं चेक कर लूँ ना। और यहाँ पे हम जो है वो इसको अब स्टेटस कर देंगे, और स्टेटस जो है वो सक्सेस है। इसी तरह मैसेज जो है या स्टेटस कर सकते हैं, हमें जो भी की आपको स्टैंडर्ड लगे, लेकिन वो सेम की फिर पूरे प्रोजेक्ट में हम सेम तरह ही डील करेंगे उसको। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन डाटा एम्प्टी या नल भेज दें या एम्प्टी भेज दें, स्टेटस एरर, एरर के अंदर एरर आ जाएगा, सही है। तो ये भी हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई एरर यहाँ पे जानबूझ के प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, ये मैंने एरर कर दिया ना वेरिएबल अनडिफाइंड, तो उसको हम क्या करेंगे अब v1 यूजर्स, अब एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये गलत सा ऊपर लिख दिया था, इसलिए एरर आ रहा है। लेकिन एरर में सही आ रहा है, स्टेटस एरर, एरर में अगर कोई एरर होगा वो आ जाएगा, और साथ में डाटा आ जाएगा। अब अगर डाटा आ रहा है तो स्टेटस सक्सेस और डाटा में, अच्छा 200 क्यों शो कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली हमने कोई स्टेटस दिया नहीं ना उसको, तो उसके लिए तो रिक्वेस्ट फुलफिल ही हुई है, तो हमें यहाँ पे, लेकिन हमारे केस में नहीं हुई, तो हमें यहाँ पे क्या देना चाहिए था फिर? स्टेटस, और उसमें डालना चाहिए था मे बी 400.01 या 500.01, कुछ भी ऐसा क्रैश आया। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से क्रैश डाल दूँ, ठीक है। अब इसको हिट करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो रेड आ रहा है, समझ रहे हो? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं डील। अगर कोई एरर ना, देखो ये तो मेरे पास कंट्रोल है, अगर मैं सक्सेस में भी 501 दे दूं तो वो एरर ही शो करेगा उसको, लेकिन हम करेंगे क्यों ऐसा? बस समझ, आप ये चाह रहे हो कि आप 199 दे दो तो दे सकते हो, कोई मसला नहीं है, समझ रहे हो? ये आपके कंट्रोल में है कि आपने इसको, लेकिन हमने वही काम करना है ना। अगर हम किसी रिक्वेस्ट को कह रहे हैं कि ये ओके है तो उसको 200 मार्क करेंगे ना, ये हमारे कंट्रोल में है एज अ डेवलपर कि हमने इसको क्या मार्क करना है। लेकिन हम उसको ठीक ही मार्क करेंगे, हम क्यों गलत मार्क करेंगे अगर कोई कुछ गलत नहीं हुआ। इस एरर के अंदर ही हम जो भी करेंगे ना 501 जो भी, ताकि जो भी क्रैश आया उसको हैंडल किया जा सके। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है स्टेटस आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये राउट भी बन गया, नेस्टेड राउट। तो समझो एपीआई बनाना कोई मुश्किल नहीं है। एपीआई डॉट मेथड टाइप, दो पैराम होंगे, पहले में राउट होगा, दूसरे में फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करेंगे तो हम एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भेजेंगे जेसन, जितनी भी हमारी पूरे प्रोजेक्ट में 100 एपीआई हम बना रहे हैं सब में स्टैंडर्ड ही होगा। वो क्यों होगा? फ्रंट एंड वाला उसकी बेस पे आसानी से काम कर लेगा। उसको पता है कि अगर मुझे कभी डाटा नहीं आना ना तो साथ में मैसेज आ जाएगा या स्टेटस आ जाएगा, साथ में एरर आ जाएगा, मैं वो यूज़र को दिखा दूंगा, वो कंडीशन लगा सकता है, चीज़ें कर सकते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स हमेशा, स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्स हमेशा भेजते हैं, सही है। अच्छा, अब गेम आती है जी, ये तो हमने डाटा सोच लिया कि सर्वर ने क्लाइंट को किस किस तरह देना है।
अब बात आती है कि क्लाइंट ने डाटा सर्वर को किस तरह देना है। अच्छा, वो डाटा क्या हो सकता है? वो डाटा कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई अरे हो सकती है, कुछ भी डाटा हो सकता है, तो वो किस तरह देना है। उसके ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं वो मैंने यहाँ रीडमी में डाले हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ। सबसे पहला है क्यूरी पैरामीटर। पहला क्या है? क्यूरी, या इसको बंद ही कर देते हैं, खुला खुला नजर आएगा। अच्छा, क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर कैसे होती है कि आपने क्लाइंट साइड से क्या करना है, जो भी आपकी एपीआई राउट होगा उस राउट के बाद आपने डालना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आपने डालना है एक फिल्टर। क्या डालना है? एक, मतलब कुछ भी उसकी की रख सकते हो, और उसके साथ आप उसका वैल्यू डाल सकते हो, फिर एंड और फिर पेज टू। मतलब वो क्या कह रहा है, अगर आपने क्लाइंट से सर्वर को डाटा भेजना है तो जहां पे आपका राउट खत्म हो जाता है, यानी बेस यूआरएल कि सर्वर कहां पे चल रहा है, उसके बाद राउट, जहां राउट खत्म हो जाता है वहां पे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है क्यूरी पैरामीटर। इस क्वेश्चन मार्क की मदद से आप क्लाइंट से डाटा सर्वर को भेज सकते हो। अब कैसे भेज सकते हो? क्वेश्चन मार्क के बाद आप वेरिएबल का नाम रखोगे, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप रख दो id = 2, अब ये id 2 चली जाएगी। अब आपने एक और वेरिएबल भेजना है तो एंड के बाद में भी आप कह दोगे नेम, यूजर नेम = कुछ भी स्ट्रिंग पास कर दो, नवीद। अगर एक और भेजना है एंड, एक और भेजना है एंड, तो ये एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी पैरामीटर। क्या भेजते हैं? अच्छा, ये अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा, क्वेश्चन मार्क आता है एंड, तो वो समझो कि वो रिक्वेस्ट के साथ क्यूरी पैरामीटर पास हो रहे होते हैं। वहां पे भी आ रहा होता है ना क्वेश्चन मार्क, उसको क्यूरी पैरामीटर बोलते हैं। इस क्यूरी पैरामीटर का ये स्टैंडर्ड है। अगर मैं इससे रिक्वेस्ट भेजूंगा, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्यूरी पैरामीटर भी साथ में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ग्रीन हो गया पैरम्स, तो मैं पैरम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है आईडी और यूजर 2 पैरम जा रहे हैं। तो यह पैरम आप यहाँ से दे लें ऊपर क्वेश्चन मार्क वाले सिंटेक्स से। अगर आपको नहीं देने आते तो आप पैरम पे क्लिक करें, यहाँ पे दें आईडी। अब वो देखो उसने खुद ही क्वेश्चन मार्क और आगे वैल्यू डाल दी, और साथ में लिखे 2। आपने नेम देना है, आप लिखें यूजर नेम और साथ में उसकी वैल्यू दे दें। वो खुद ही ऊपर डाली जा रहा है। आप एक और लिखेंगे वो एक और एंड लगा के कर देगा, और ये डाटा आपका चला जाएगा सर्वर में। अच्छा, अब ये सर्वर में जा रहा है तो हम इस सर्वर में इसको कैच कैसे करेंगे? क्लाइंट ने तो भेज दिया है, तो वहाँ कैसे लेंगे? रिक्वेस्ट। वो वहाँ किस में लेंगे? रिक्वेस्ट में लेंगे, ये वाली रिक्वेस्ट। अच्छा, इस रिक्वेस्ट में ये मुझे डाटा मिलेगा। हम लॉग करवाते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को अगर मैं लॉग करवाऊं तो मुझे आएगा रिक्वेस्ट रिसीव रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पैरम्स, यही है ना, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पैरम, यानी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी मुझे एक्चुअली वहां से रिसीव होगी। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे डाल दिया रिक्वेस्ट रिसीव्ड या क्यूरी पैरम्स रिसीव, ऐसे कह लेते हैं, क्यूरी पैरामीटर रिसीव्स। ठीक है, ये मैंने कंसोल लगा दिया। अब मैं हिट करता हूं, यहां पे देखो क्यूरी पैरामीटर रिसीव, और उसमें क्या आ रहा है? इसका मतलब क्लाइंट से हमने डाटा जो है उसको सक्सेसफुली सर्वर को भेज दिया। अच्छा, अब आपने अगर नेक्स्ट.जेएस से ये कॉल करना हो तो फिर क्या करेंगे? फेच के अंदर जो यूआरएल डाल रहे थे उसमें क्वेश्चन मार्क पहला पैरामीटर, फिर एंड दूसरा पैरामीटर, एंड सो ऑन तीसरा। मैं साथ साथ आपको क्लाइंट साइड से कैसे कॉल करना है वो भी बता रहा हूँ। हो सकता है कि हमने कल इसमें डाला हो, वो भी मैं खोल लेता हूँ। एक क्लास नहीं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स टूल किट थी ना, तो यहाँ पे हमने डाला था। तो अगर मैंने इसको क्यूरी पैरम भेजना तो कैसे भेजूँ? क्वेश्चन मार्क आईडी, आगे पैरम का नाम और वैल्यू, एंड फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब आप कहते हो कि यार मैंने ये तो डायनामिक भेजना था, जो मुझे पीछे से आया वो मैंने भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या रिसीव कर लेंगे? आईडी, और इसको फिर क्या बनाएंगे? जावास्क्रिप्ट वाला सिंटैक्स $साइन वाला,
और इस टू को हमने पीछे से भेजना था, तो यहाँ पे डॉलर साइन और साथ में आईडी, और ये यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन के पैरामीटर में वो रिसीव करेंगे। ठीक हो गया? क्लाइंट साइड से भी समझ आ गई कैसे भेजना है, कोड से, और साथ में और जो है वो इधर से तो हमने भेज लिया, और यहाँ से ये हमें यहाँ पे रिसीव भी हो रहा है। वो हमें कैसे पता लगा रिसीव हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल लगाया था, तो कंसोल पे वो वैल्यू आ गई। अब यही चीज़ मैं अगर वापस भेजना चाहता हूँ, यानी जो आईडी भेजूँ वो मैं आईडी में आईडी रख दूँ, रिस्पॉन्स में रख दूँ, तो क्या करूँगा मैं? आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट आईडी। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना कि वेरिएबल का नाम। अब ये वेरिएबल का नाम फिक्स रहेगा, अगर आप पीछे से गलत वेरिएबल भेजोगे तो वो कैच नहीं होगा। अब आपको आईडी क्लाइंट साइड के रिस्पॉन्स में क्या मिलनी चाहिए? जो हम वहां से भेजेंगे वही हमने वापस, यानी जो उसने भेजी थी वही वापस भेज दी उसको। और नेम के अंदर हम जो यूजर नेम था वो भेज देते हैं। वो क्या है? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट यूजर नेम। ठीक हो गया? इसको हमने सेव किया, इधर से हिट किया, आगे। अब यहाँ से मैं 5 भेजूँ अगर, तो 6 भेजूँ तो क्या आएगा? टेक्निकली जो डाटा भेज रहे हैं वो तो हम भेजते हैं डीबी के लिए, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास डीबी नहीं है तो हम उसी को वापस बैक ट्रैक भेजे जा रहे हैं। समझ आ गई? इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो एक तरीका क्या सीखा हमने क्लाइंट से डाटा सर्वर को भेजने का? क्यूरी पैरम्स। क्या है? क्यूरी पैरम्स। के क्यूरी पैरम के क्यूरी के जरिए हम डाटा भेज सकते हैं। और क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है? क्वेश्चन मार्क और वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। ओके हो गया? सब समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। अब अगला तरीका क्या है? अब अगला तरीका है हमारे पास डाटा भेजने का, डेट इज कॉल्ड राउट पैरामीटर्स। डेट इज कॉल्ड राउट पैरामीटर्स। अब राउट पैरामीटर्स क्या होते हैं? राउट पैरामीटर ये होते हैं कि हमारा राउट अभी क्या है? राउट का नाम क्या है इस वक्त? राउट का नाम है जी v1 / यूजर्स। वो कह रहे हैं कि आप इसको डायनामिक कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? डायनामिक कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एक ऐसा सिंटैक्स लिख सकते हो जिसके अंदर आपकी वैल्यू आके बैठेगी। आप अपने राउट, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना पड़ेगा, यानी आपका राउट फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे कोई आईडी होगी, सॉरी v1 यूजर्स, जितना आपने हार्ड कोडेड कर लिया और आगे उसकी क्या होगी? आईडी। अब ये आईडी हम रिसीव कर सकते हैं। अब ये कि राउट तो नहीं है ना, ये हमारी आईडी है, यानी हमने क्यूरी में नहीं भेजा उसको, हमने कैसे भेजा? एज एन राउट ही भेज दिया। इसको बोलते हैं डायनामिक राउट। ये नेक्स्ट जेएस में भी था, हमने देखा था ना, वो ऐसे स्क्वायर बना के और उसमें आईडी पास की, कोई भी आईडी आती थी तो वो आईडी में रिसीव हो जाती थी। ये वही सिंटैक्स है एक्चुअली। तो इसमें हमें वो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी आप क्लाइंट से भेजोगे वो मिलेगा कैसे? आपको / आगे कोलन उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है? तो ये कैसे बनेगी? फिर हम पहले सिंटैक्स लिख लें। अब इतना ये तो फिक्स है / यूजर। अब इसके साथ एक उसने कहा कि / लगाओ, फिर उसने क्या कहा है? कोलन लगाओ, और उसके साथ उसने कोई भी वेरिएबल का नाम, तो मैंने उसने क्या बोला है? आईडी लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब टेक्निकली इसके अंदर मुझे वैल्यू आनी चाहिए, यानी उसने यही कहा है ना हमें कि आप क्या करो कि आईडी कर लो। अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किस में से मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट पैरम में से। तो अब रिक्वेस्ट डॉट पैरम में हम वैल्यू भेज देते हैं। सॉरी, ये हम यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी लगाया था। अब रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी भी, यानी दोनों इकट्ठे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि लहदा चलें, इकट्ठे भी चल सकते हैं। तो अब हमें वैसे इस पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अगर ना हो तो वो क्रैश एटलीस्ट ना करे, क्योंकि अभी हमने भेजा नहीं ना। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम क्या होंगे वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो अब मैं यहाँ से हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आया मुझे? जो मैंने वैल्यू पास की थी वो आईडी में आ गई। तो दो तरीके अब हमने सीख लिए। अच्छा, ये बड़ी, अब जरूरी नहीं है कि हमने रिक्वेस्ट डॉट पैरम लिया तो हम क्यूरी नहीं ले सकते। अब क्यूरी कैसे लेंगे? आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फिर उसके आगे फिर मामला चल जाएंगे, जैसे यूजर नेम था, उसके आगे वैल्यू आ जाएगी, हिट आपको वो भी आ जाएगा।
समझ आई या नहीं आई? तो अब आपको क्या हो रहा है, पैरम भी रिसीव हो रहा है और साथ में क्यूरी भी रिसीव हो रही है, तो आप इकट्ठे भी दोनों कर सकते हो। अब एक और मजे की चीज, आप एक से ज्यादा डायनामिक भी बना सकते हो उसको। पहले आईडी ले लें, फिर आगे जाके डॉक आईडी ले लें या कुछ और ले लें जो आपका दिल कर रहा है। यानी आपने आईडी ये इतना हार्ड कोडेड था, आप फिर फॉरवर्ड स्लैश फिर कॉलन फिर कुछ और रिसीव कर लें यहाँ पे, यानी डॉक आईडी कर लें या कुछ भी करना है वो, यानी एक और पैराम आ जाएगा। तो फिर रिक्वेस्ट पैराम में कितने आ जाएंगे अब? 2, और यहाँ से हमें भेजने भी कितने पड़ेंगे फिर? 2। यानी ये एक पहले वाला तो आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला डॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मे भी उसकी कोई डॉक आईडी है एबीसी। अब इस तरह जो है वो 2 को भी हम रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव नहीं किया था ना, तो 2 को भी रिसीव कर सकते हैं। तो अब कितने आ रहे हैं? एबीसी किस में आ रहा है? अब अगर मुझे और भी करना है, यानी जितने मर्जी डायनामिक, जिस तरह हम क्यूरी में जितनी मर्जी क्वेश्चन मार्क के आगे एंड लगा के कर सकते हैं, तो सेम राउट पैरामीटर में भी जितना भी नेक्स्ट जाना चाह रहे हैं उतना यानी आईडी ले ली, डॉक ले लिया, एक और वेरिएबल लेना है, एक और लेना है, वो कर सकते हैं। और फ्रंट एंड से वो कैसे पास होंगे? फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। और अगर फिर क्यूरी भी पास करनी है तो फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क भी। सही हो गया? तो तरीका समझ आ गया कि कैसे करना है। अच्छा, ये वाला इतना हिस्सा हार्ड कोडेड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये वाला देखो, आईडी चेंज कर सकते हैं और डॉक चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू वाला तो नहीं चेंज कर सकते ना, वो तो हार्ड कोडेड है, वो वैसे ही रहेगा। इतनी समझ आ गई सबको? आगे चलें। अच्छा जी, अगला तरीका कौन सा है? अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है जी रिक्वेस्ट बॉडी। अगला तरीका क्या है? रिक्वेस्ट बॉडी। ये क्या करती है कि हम अगर क्लाइंट साइड से एपीआई को डाटा सेंड करेंगे, लेकिन उसकी कंटेंट टाइप क्या होगी? एप्लीकेशन जेसन। और ये डाटा हमें मिलेगा किस में? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। ये डाटा किस में मिलेगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। और ये पास कैसे करना है क्लाइंट से, वो मैं बता देता हूँ आपको। पास करने के लिए आप क्या करोगे? पहले यहाँ से अपनी एप्लीकेशन टाइप चूज करोगे, और वो कहाँ से होती है? सॉरी, ये बॉडी के अंदर आएंगे और एप्लीकेशन टाइप को क्या रखेंगे? फॉर्म डाटा। एप्लीकेशन यानी फॉर्म डाटा वो जेसन को ही हमारा शो करता है। यहाँ पे हम वैल्यू इसकी फॉर्म डाटा के अंदर पैच नहीं, बल्कि इसमें हमें रा करनी पड़ेगी ना। और रा के अंदर हम यहाँ पे रा और आगे एप्लीकेशन कंटेंट क्या करनी थी? जेसन। और यहाँ पे हम कोई भी की पेयर वैल्यूज पास कर सकते हैं। नहीं, वो ये तो हम अभी इधर पास कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप इसको कोड में लगाना चाह रहे हैं, अब मैंने आपको कोड में दिखाया ना नेक्स्ट जेएस में कैसे लगाना है, रिएक्ट में ये क्यूरी पैराम पेश करने का तरीका बताया। अगर राउट पैरामीटर पास करने हैं, फिर प्रोडक्ट्स के आगे कोई भी आईडी पास कर दें। अगर इसको डायनामिक करना है तो आपने ये लगाया ही हुआ, इधर आईडी आ जाएगी। अगर अब आपने इसको पास करना है तीसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड बॉडी पैराम। तो बॉडी पैराम करना है, उसका फिर सिंटेक्स हमें सीखना पड़ेगा इधर भी, और बैकएंड में कैसे लगाना है वो भी। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। और क्यों? क्योंकि ये सिक्योर है। अगर आप देख रहे थे, बाकी दोनों तरीके यूआरएल से मैनेज हो रहे थे, यानी यूआरएल के साथ ही डाटा जाता है, तो वो यूआरएल के अंदर वैल्यू आ रही है, तो उसमें सिक्योरिटी का इशू है। देखो, हम क्रेडिट कार्ड भेज दें उसमें, अब यूआरएल से तो कोई चोरी कर सकता है डाटा, तो हमें डाटा को इनक्रिप्ट करके भेजना है, यानी डाटा को दूसरी शेप में भेजना है। किस में भेजना है? यानी डाटा हम इधर से नवीद भेजें, लेकिन वो जाए इनक्रिप्ट होके, ताकि रिक्वेस्ट में उसका पता ना लगे और वो यूआरएल के साथ भी ना जाए, वो पैकेट की शक्ल में जाए। अब ऐसी सूरत हाल में हमें बैकएंड को पहले कैपेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैकएंड को कैपेबल बनाना पड़ेगा। इस वाले राउट को के अंदर अगर मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिसीव करनी है ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पैराम रिसीव करना है, तो हमें लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर मुझे ये रिसीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर अभी मुझे नहीं आएगा, अभी मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दिया इधर, अगर मैं इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इधर से हम बॉडी से डाटा भी भेज सकते हैं। डाटा में जितनी इसका एक और फ़ायदा भी है, इसमें जितना मर्जी बड़ा जेसन भेज दें,
उसमें तो हम हर की डिफाइन कर रहे थे ना, इसमें आप चाहे 50 कीज भेज दें, कोई लिमिट नहीं, भेज तो उसमें भी सकते हैं लेकिन वो यूआरएल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें ये इशू भी नहीं है। तो मैं भेज देता हूँ डाटा, यहाँ पे एनी डाटा, मैं इसको हिट करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे अनडिफाइन आ रहा है, डाटा तो चला गया लेकिन वो मुझे मिला नहीं। तो इसका मतलब है कि जेसन में मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं मिली। बाकी भी तो हमने ऐसे ही किए थे ना, सर्वर पे कुछ किया था बाकियों के लिए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कर लिया राउट के लिए, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी कर लिया क्यूरी के लिए, तो डाटा आ गया था, कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ी थी नहीं। लेकिन चूंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा आने वाला, मैंने क्या बताया, ये इनक्रिप्टेड होता है, इसको पहले सर्वर पे क्या करना पड़ेगा, डीक्रिप्ट करना पड़ेगा। डीक्रिप्ट करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे पहुंचे, तो ये काम करना है मुझे। ऐसा ये काम करने के लिए मुझे ना एक मिडलवेयर लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी पार्सर। पार्सर समझते हो, यानी वो डीक्रिप्ट करने वाला एल्गोरिदम लगाना पड़ना है। और वो एल्गोरिदम हम कैसे लगाएंगे, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लॉजिक है, वो मैं बताता हूँ। और वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है मेरे पास मिडलवेयर। क्या लॉजिक है वो, मिडलवेयर। मिडलवेयर नोड के कोड में एक ऐसा कोड है जो हर रिक्वेस्ट में चलता है। वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ऐप डॉट यूज, अच्छा जी, ऐप डॉट यूज, और मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है ना उसको कंसोल लगा लिया, उसको क्या कर लिया मैंने, कंसोल डेट डॉट नाउ कर लिया, और साथ में मैं यहाँ पे उसकी जो क्यूरी पैरम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उसको मैं लॉग करा लूँ। रिक्वेस्ट डॉट मेथड भी लगा लिया लॉग में, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम, ठीक है, ये मैंने इधर लॉग लगा लिया। अच्छा, ये क्या करता है, अब अगर आप देखें इसके अंदर इस फंक्शन को छोड़ दें तो ऐप डॉट, पहले हम कर रहे थे ऐप डॉट गेट डिलीट पुट, अब क्या कर रहे हैं ऐप डॉट यूज। ये एक ऐसा फंक्शन, इसके अंदर जो हम फंक्शन लिखेंगे ना वो हर रिक्वेस्ट में चलेगा, चाहे एक प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे यूजर पे, आप 50 आपने राउट बनाए, हर रिक्वेस्ट ने इस मिडलवेयर से होके गुजरना। नहीं समझ आई, हर रिक्वेस्ट ने इससे गुजर के पहुंचना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एरो फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इसके 3 पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स और वो। अच्छा, अब इसके पास मिडलवेयर में इतनी ताकत है कि ये चाहे तो आगे रिक्वेस्ट भेज सकता है जिस राउट के लिए रिक्वेस्ट आई है, और चाहे तो यहीं से वापस भेज सकता है। नहीं समझ आई, चाहे तो यहां से आगे भेज सकता है, हमने v1 यूजर वहां रिक्वेस्ट भेजनी है, चाहे तो ये आगे भेज सकता है। वो कैसे भेजना है, इसने नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करना है, यानी जो तीसरा पैरामीटर है नेक्स्ट, उसको कॉल करेगा तो ये अगले राउट पे चला जाएगा जिसके लिए रिक्वेस्ट आई थी। और अगर आप यहीं से रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दें तो वो यहीं से रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, वापस भेज देगा। हम देखते हैं कैसे, हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइम आया और साथ में रिक्वेस्ट और बॉडी भी आ गया, इसका मतलब है कि ये मिडलवेयर चला है। अच्छा, अब हम इसको किसी और के लिए भी कॉल करेंगे ना, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए कॉल करेंगे, प्रोडक्ट्स तो आई हैं लेकिन साथ में यहाँ पे देखो ये दोबारा से फिर कॉल हुआ है, यानी जो भी राउट है पहले उसने मिडलवेयर से होके गुजरना है। ठीक है, अब इसमें पावर कितनी है मैं दिखाता हूं आपको। इसकी पावर का अंदाजा लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से रिक्वेस्ट डॉट या रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहीं से हमने भेज दिया हेलो वर्ल्ड। अब हमने रिक्वेस्ट जिस प्रोडक्ट्स के लिए की थी ना, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, वो आगे भेज नहीं रहा उसको, वो उसने वहीं से रिस्पॉन्स एंड तक। अब हम कोई भी राउट कॉल करेंगे ना, अगर जैसे v1 यूजर्स वाला करेंगे और उसको वैल्यूज पास करेंगे, वो फिर भी हेलो वर्ल्ड ही देगा। जो भी राउट कॉल करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये मिडलवेयर का कमाल है, मिडलवेयर हमेशा हर रिक्वेस्ट से मिडलवेयर से होके गुजरती है। अच्छा, अब एक चीज आपने समझ लिया मिडलवेयर क्या होता है। अब मजे की चीज ये है कि हम मिडलवेयर भी काफी ज्यादा लगा सकते हैं।
एक ज़रूरी नहीं कि एक लगाना है, हम एक और मिडलवेयर लगा सकते हैं ऐप डॉट यूज़। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले इससे गुजरेगी, फिर अगले से गुजरेगी, फिर एंड पे राउट पे जाएगी। अगर 10 लगा दिए तो 10 से बारी बारी गुजर के एंड पे जाएगी। ये भी क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई। तो अगर आपको मैंने जो कल एक मिडलवेयर पढ़ाया था ये वाला, अब आपको उसकी समझ आई होगी। हमने ये फंक्शन हमने खुद कॉल नहीं किया था, ये फंक्शन हमने कोर्स वाला खुद नहीं बनाया, ये हमने बनाया यूज कर लिया किस लाइब्रेरी का, कोर्स लाइब्रेरी का। तो एक्चुअली तो समझो इसने एरो फंक्शन बनाया होगा, उसको 2 पैरामीटर आ रहे होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, उसने अपनी लॉजिक लिखी होगी, एंड पे नेक्स्ट कॉल कर दिया होगा। तो उससे क्या होगा कि सारी रिक्वेस्ट पहले कोर्स वाले इससे गुजरेंगी और फिर आगे जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक और बना दूं मिडलवेयर और उसको बोल दूं ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो क्या होगा, पहले कोर्स से गुजरेगा, फिर एक्सप्रेस, फिर राउट के पास जाएगा। अब ये वाले फंक्शन समझो हम अपने भी बना सकते थे, लेकिन हमारे लिए टाइम लगना था, तो बने बनाए हमें मिल रहे हैं तो वो हमने यूज कर ली। इसी तरह हमने क्या करना है, ऐप डॉट यूज एक्सपर्ट यूआरएल इनकोडेड, वो भी अगर करना है तो बॉडी पार्सर वाला एक्चुअली मैं करना चाह रहा था, बॉडी पार्सर यूआरएल इनकोडर। अब बॉडी पार्सर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी एक लाइब्रेरी है ये थर्ड पार्टी जो हमारे लिए क्या करती है, उसको पार्स करती है, बॉडी पैरामीटर जो आता है ना उसको पार्स करती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ, वो भी अपना जेसन भी करता है, लेकिन बॉडी पार्सर भी हम यूज करें तो एक ही बात है, इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर लें। बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करेंगे इस कमांड से, ठीक है, और साथ में बॉडी पार्सर डॉट जेसन करके यहाँ पे कोई भी इसका फंक्शन जो है होगा उसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। बॉडी पार्सर, तो बॉडी पार्सर डॉट यहाँ पे यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड फॉल्स, ये इसने ऐप डॉट यूज़ किया हुआ है, तो इससे हम जो है ना वो कर लेंगे। पहले इसको क्या करना है, इंपोर्ट भी करना है। तो बॉडी पार्सर को रिक्वायर करना है, वो हम कर लेंगे, ठीक हो गया। बॉडी पार्सर रिक्वायर कर लिया, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड, बॉडी पार्सर डॉट जेएसएन। अब अगर हम वहाँ से कॉल भेजेंगे दोबारा सर्वर को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं दोबारा, ये क्या कह रहा है, सॉरी जेसन भेज रहे हैं ना। तो अब हम इसको हिट करेंगे और यहाँ पे आएंगे तो डाटा में क्या आ रहा है, नहीं डाटा, समझ आ गई आपको। बॉडी पार्सर ने उसको क्या कर लिया, पार्स किया और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें वैल्यू पास करके भेज दिया आगे, समझ आई। तो बॉडी पैरामीटर भी समझ आ गया। अब बॉडी पैरामीटर में आप जितना भी डाटा डालना चाहो, एक की डाल ली, आईडी डाल ली, दो फंक्शन पेश किए हैं, एक बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड और एक बॉडी पार्सर डॉट जेसन। तो समझो अब इस फंक्शन में क्या लॉजिक लगाई है मुझे नहीं पता, आप अपने वाला कस्टम वाला जहन में रखें। वो उसमें हमने क्या किया था, ऐप डॉट यूज आगे एक फंक्शन पास किया जिसके 3 पैरामीटर थे, वो अपनी जो भी हम लॉजिक लिखे एंड पे नेक्स्ट कॉल करें वो आगे भेज देता है। इसने अपनी जो भी लॉजिक लिखी है एंड पे नेक्स्ट कॉल कर रहा है वो आगे भेज देता है। और इसकी लॉजिक में क्या होगा, इसने लिखा होगा कि पहले हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं मिल रहा था, इसने अपनी लॉजिक में लिखा होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये वाला डाटा आया है, उसको डिक्रिप्ट करो, उसमें डालो और आगे भेज दो। समझ रहे हो, उसने अपनी इस लॉजिक में क्या लिखा है, वो जो भी इनक्रिप्टेड डाटा आ रहा है उसको पकड़ रहा है, उसको डिक्रिप्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के वेरिएबल में वो डाटा रख रहा है और आगे भेज रहा है। पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है, अब मिल गया ना, तीनों डाटा मिल गए, जितना मर्जी अब डाटा ऐसे भेज सकते हैं हम। ये इसके यूआरएल के रिलेटेड होता है कि अगर यूआरएल में कोई इनकोडेड डाटा आ रहा है उसको वो करना है उसने पार्स या नहीं करना।
तो हम कह रहे हैं कि नहीं करना उसने पार्ट्स ना, यानी हम चाह रहे हैं कि जो इनक्रिप्ट हो गए सिक्योर हो गए डाटा है, बस हम उसी को ही इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, उसको ही पार्स करना चाहते हैं, भेजा जा सकते हैं। समझ आ गई आपको? ये दो लाइनें, बस ये दो लाइनें एक्चुअली ये दो लाइन, ये तीन क्या हैं? ये तीन हमारे मिडल वेयर हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी रिक्वेस्ट आएगी पहले इसमें से गुजरेगी, फिर इसमें से गुजरेगी, फिर इसमें से, इन तीनों ने नेक्स्ट 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 कॉल किए हुए हैं, वो आगे आगे रिक्वेस्ट को भेजी जाएंगे। किसका? सिक्योरिटी की वजह से ना, ये तो बॉडी पार्सर तो सिक्योरिटी की वजह से डाटा को सिक्योर करके लेके आना है। यानी एक्चुअली जब हम यहाँ से डाटा भेजते हैं ना रा, जेसन और बॉडी में, वो डाटा रिक्वेस्ट के साथ इनक्रिप्ट होके जाता है, उसको कोई डिक्रिप्ट यानी रास्ते में कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता डाटा। रिक्वेस्ट के जो पैकेट जाते हैं ना उसमें वो डिक्रिप्ट होके जाता है। क्यूरी पैरम और राउट पैरम में वो फिर सादा ही जाता है जैसे डाटा होता है। सही है? बॉडी के डाटा को इनक्रिप्ट क्यों करते हैं? हेडर का तो नजर आता है ना बॉडी का डाटा। देखो कोई हमें प्राइवेट डाटा ऐसा सर्वर को भेजना पड़ सकता है ना क्लाइंट से, इसलिए हम उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं। वो पहले ही नहीं हाइड होता है कहाँ से? यूजर को। जैसे पहला वाला पढ़ा उसमें यूआरएल में डाटा शो हो रहा था ना। हाँ लेकिन देखो ये तो ये यहाँ पोस्टमैन से शो हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है जब यहाँ से रिक्वेस्ट गई है सर्वर में, उसके दरमियान जो हैकर होते हैं उसको डाटा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन है। यूजर तो देख ले, तो यूजर तो अपना डाटा खुद ही दे रहा है, वो देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली सिक्योरिटी है दरमियान में, यानी जो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से सर्वर के पास गई है तो उसके दरमियान कोई हैकर हमारी रिक्वेस्ट को हैक कर ले तो वो बॉडी वाला डाटा हैक नहीं कर सकता। उसके लिए हैकर के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा है क्योंकि इनक्रिप्टेड डाटा होता है। वो हैक कर भी ले तो इनक्रिप्शन ही मिलेगी उसको। हाँ सीक्वेंस यही होगा, नहीं सीक्वेंस वाइज लगाना। सही है? तो अब आपको पता लग गया कि मिडलवेयर क्या है और डाटा, तीन तरह का मैंने डाटा भेजने का तरीका आपको बता दिया। अब चौथी कैटेगरी क्या है जी? हेडर। हेडर में डाटा हम कैसे भेजते हैं? हेडर यहाँ पे ऑथराइजेशन आ रही होगी, ये ओथ, इसमें आगे हम कुछ भी एपीआई की, बैरियर टोकन, कुछ भी हम यहाँ पे डाटा भेज सकते हैं। ये हेडर में डाटा एक्चुअली हमारा जाता है। अब इस डाटा को हमें सर्वर में कैसे गेट करना है उसका एक तरीका है, और वो क्या है? रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट, उसके अंदर ऑथराइजेशन की पास करते हैं तो वो हमें डाटा मिल जाता है। तो इसको भी हम लॉग करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट हेडर में कौन कौन से हेडर रिसीव हो रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? हम कोड में जाएंगे, यहाँ पे आके हमने किस में कर लें? इसी में कर लें लॉग हेडर्स और रिक्वेस्ट डॉट हेडर। ठीक है, ये मैंने किया और यहाँ से हिट किया तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये सारे हेडर आ रहे हैं। बैरियर ऑथराइजेशन, बैरियर में क्या आ रहा है? जो हमने यहाँ पे भेजा है, ये भेज दिया ना ऐसे, इसको ABC टोकन ऐसे भेज देते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आ गई, रिसीव हो गई। कौन सी की में? और कंटेंट टाइप में क्या आ रहा है? एप्लीकेशन जेसन। यूजर एजेंट, कहाँ से यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो भी मिल रहा है हमें पोस्टमैन से। अच्छा, उसका पोस्टमैन का टोकन क्या है वो मिल रहा है। होस्ट क्या है? लोकल होस्ट। एक्सेप्ट इनकोडिंग का चीज़ें, कनेक्शन, कंटेंट की लेंथ कितनी है? 64। ये सारी इंफॉर्मेशन हेडर में हमें आ रही होती है। तो अब हमने 4 तरीके देख लिए क्लाइंट से सर्वर को डाटा देने के। कौन कौन से? सबसे पहले क्यूरी पैरामीटर, राउट पैरामीटर्स, बॉडी, हेडर जिसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जब अब ये ऑथराइजेशन कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? जब हमें कोई टोकन या कोई अपनी सिक्योरिटी के रिलेटेड डाटा भेजना होता है, फिर ऑथराइजेशन भेजता है।
जेसन वेब टोकन ये वही है, JWT है। हाँ, अब इसकी अगर आपने देखना है कि ये सारी चीज़ें, अब हमने इसमें तकरीबन सारी चीज़ें पास की हुई हैं, राउट भी, इसमें क्यूरी भी पास कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें पास करके हमने कैसे डाटा भेजना है, तो यहाँ पे इसका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी जावा की फेच ये सारा कोड दे रहा है कि आपने जेसन रा कैसे भेजना है, रिक्वेस्ट के ऑप्शन, हेडर कैसे सेट करना है, बॉडी की टाइप चीज़ें, ये हर चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहीं से कोड कॉपी करके हम VS कोड में लगा के तो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ कोड से जाओ। ठीक है, इसमें और भी तरीके से रिक्वेस्ट हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं, हर एक का कोड ये जनरेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा क्या है मामला, और आखिरी तरीका क्या है इसमें, डेट इज़ कॉल्ड कुकीज़। कुकीज़ की मदद से भी हम डाटा सेंड कर सकते हैं। अच्छा, कुकी करने के लिए कुकी पार्सर, जिस तरह बॉडी पार्सर था, बॉडी का डाटा नहीं, कुकी लेने के लिए कुकी, क्योंकि कुकी का डाटा भी इनक्रिप्ट हो जाता है, तो उसको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़, उसका भी एक मिडलवेयर ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट आ जाएगा, उसमें फिर सेशन आईडी और बाकी चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है कि रेस्ट APIs में डाटा कैसे लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, जैसा कि 5 के अलावा छठा है, हम सॉकेट IO की मदद से भी डाटा रिसीव कर सकते हैं। सॉकेट रिक्वेस्ट, उसको सॉकेट IO भी बोलते हैं। हम जो है वेब सॉकेट, वही सॉकेट IO, उसकी मदद से फिर हम GraphQL की मदद से भी डाटा ले सकते हैं। फिर सर्वर इवेंट होते हैं, उसकी मदद से भी डाटा रिसीव हो सकता है, SSE। तो ये सारी मदद से हमें डाटा रिसीव हो सकता है और हम डाटा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन ये थोड़े लेस यूज़ होते हैं, ये ज़्यादा रेस्ट APIs में ये यूज़ होते हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। और अगर आप GraphQL APIs बना रहे हो तो फिर GraphQL यूज़ होगा, अगर आप सॉकेट की मदद से API पढ़ा रहे हो तो फिर सॉकेट यूज़ होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सारी मदद से हम डाटा क्लाइंट टू सर्वर भेज सकते हैं। ऑल सेट, हम एक स्टेप आगे फिर मूव होंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अब डेटाबेस वगैरह को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। अभी हमारे पास डाटा तो रिसीव हो रहा है, अब उस डाटा को लेके हमने CRUD कैसे बनाना है, टू डू एप्लीकेशन कैसे बनानी है, वो हमने अब देखना है। यानी डेटाबेस के साथ वो सारी चीज़ों को प्ले कैसे करते हैं। ये मतलब अभी तो हमने डाटा डाला ना बगैर किसी उससे ही डाटा डाल दिया, तो अब हमने इसको देखना है कि अब हम इसको डेटाबेस में डाटा को कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक तो पहले तो आएंगे अपने सर्वर में, और एक टू डूज के लिए हम लैदा से राउट्स बना लेते हैं, टू डू क्रिएट टू डू, और ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर जो है वो डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मेन पे राउट बना देते हैं, उसको क्या देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अपनी राउट बनाते हैं, जैसे ऐप डॉट गेट, और उसमें बनाएंगे राउट मे बी टू डूज, उसमें टू डूज बना लेंगे, और टू डूज के अंदर गेट की रिक्वेस्ट अगर आएगी ना तो हम उसको क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ टू डूज जो है ना वो सेव, ID टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीज़ें होंगी टू डूज में। तो ये लिस्ट ऑफ टू डूज जो है ना वो हम भेज देंगे रिस्पॉन्स के अंदर। लेकिन मैंने कहा था कि रिस्पॉन्स हम क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, और स्टैंडर्ड के लिए फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लेट ये तो टू डूज आ गए ऊपर, ठीक है, यहीं पे हम बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं डाटा में टू डूज डाल देते हैं स्टेटस सक्सेस, ताकि डाटा स्टेटस ये दोनों कीज़ ऑलवेज रिसीव हों मुझे, ठीक है। और इसके ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, एक ट्राई कैच भी, और कैच के अंदर एरर, डाटा स्टेटस और एरर में हमारा जो भी एरर आ रहा है वो चला जाएगा, और ये वाला कोड जो है हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। लेकिन टेक्निकली ये जो टू डूज मैंने अभी यहाँ पे लगाए हैं ये मुझे कहाँ से मिलने चाहिए, डेटाबेस में से, वो हमने कोड यहाँ इंजेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सारे मैं राउट बना दूँ। तो ये हमारा एक राउट बन गया गेट टू डूज का। अब हम एक सिंगल टू डू गेट करना चाह रहे हैं, उसका राउट बनाएंगे। तो गेट सिंगल टू डू कैसे होगा, ऐप डॉट गेट, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, उसकी राउट पैरामीटर यूज़ कर लेंगे ताकि जो ID आए वो।
तो उसके अंदर फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई कैच, ये मेरे पास समझो सपोज लिस्ट ऑफ टू डूज हैं, उसमें से उसने फाइंड चला लिया, जो आईडी आई उसको मैच करके उसको भेज दिया टू डू को, और बाकी जो है एरर के केस में एरर भेज दिया। कोई मुश्किल है इसमें? अभी मैं ये ख़त्म कर देंगे हम, ये जो अभी इधर कर रहे हैं ना ये डीबी से कर दूंगा, लेकिन मैं बस एक दफ़ा राउट आपको सारे कंप्लीट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये राउट भी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, टू डूज को अपडेट करना है और डिलीट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए क्या आ जाएगा, पोस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा टू डू, और इसको मैं खोल देता हूँ क्रिएट टू डू, टू डूज फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, मतलब मुझे क्रिएट करना है टू डूज को, और यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर लेंगे, और इसके अंदर जो है कोड हमें डाटा मिल जाएगा, जो टू डू है हमें डाटा, टू डू किस में मिलेगा, न्यू टू डू किस में मिलेगा हमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, उसमें हम पूरा जेसन भेजेंगे ना टू डू का, और वो न्यू टू डू मिल जाएगा हमें, और उस टू डू को हम क्या करेंगे, डीबी में इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे ट्राई कैच भी लगा लेते हैं। न्यू टू डू पुश करके उसने इसको ऐसे करके रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डाल दिया, यानी लिस्ट ऑफ टू डूज, एक नया टू डू उसने पुश कर दिया उसमें, और टाइटल डिस्क्रिप्शन ये जो भी बॉडी से आया वो उसमें डाल के उसने उसको टू डूज में पुश करके रिस्पॉन्स भेज दिया। अब टेक्निकली ये वाला कोड सारा रिमूव हो जाएगा, और वो किस में चला जाएगा, डीबी में चला जाएगा, तो ये कोड तो नहीं रहेगा यहाँ पे। अब एक और राउट बनेगा, उसका नाम क्या होगा, पुट, उसमें टू डूज अपडेट फॉरवर्ड स्लैश उसकी क्या आ जाएगी, आईजी आ जाएगी, तो उसके अंदर फिर उसका जो है वो ट्राई कैच आ जाएगा, जेसन, और यहाँ पे अपडेट टू डू का जो भी कोड था उसने वो यहाँ पे डाल दिया, तो ये भी मैंने राउट एक बना दिया, ठीक है, ये भी राउट हो गया। तो आखिरी राउट क्या होगा, डिलीट, टू डूज डॉट फॉरवर्ड स्लैश डिलीट, आईडी आ जाएगी जिसको डिलीट करना है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, और उसके अंदर फिर क्या करेंगे हम, ट्राई कैच, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स था वो चला जाएगा, और डिलीट के केस में जो डाटा मुझे डिलीट करना है वो डिलीट होके उसकी लॉजिक आ जाएगी। हैं क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं एक्चुअली उस देखो, हमने अभी अगर बात समझें तो हमें ये वाली लॉजिक सारी ख़त्म करनी है ना, ये वाली लॉजिक मैंने आपको ये नहीं पढ़ा रहा, ये तो फ्रंट एंड की लॉजिक है ना, कि एक अरे में से फाइंड करना, इंडेक्स करना, ये थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो हमने कहाँ से लेना है, ये सारा ख़त्म कर देना है, ये तो ख़त्म करके बस इतना बचेगा पीछे, ये इसका नहीं आपको पता, ये तो मैंने पढ़ाया है ना अभी, ये तो वैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ, कोड वो लिखी जा रहा है, मैं प्लेस करी जा रहा हूँ, ये ख़त्म कर देंगे, इसका इशू नहीं। अभी तो बस एक मैंने राउट बनाए हैं, टू डू आईडी, क्रिएट, अपडेट और डिलीट। अब पहले राउट में हमने लिस्ट ऑफ टू डूज गेट करने, सबसे पहले क्रिएट से शुरू कर लेते हैं, कि हमने क्रिएट वाले में क्लाइंट से डाटा लेके डीबी तक पहुंचाना है, ऐसे ही है, उसको लेने के लिए हमने तरीका देख लिया है। अब इसमें ये वाला तो सारा ख़त्म हो जाएगा ना, जो हम पुश वगैरह कर रहे हैं, ये तो हम वैसे ही कर रहे थे, तो ये तो सारा हम ख़त्म कर देंगे, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से रिस्पॉन्स भेजना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कोड लिखना है डीबी में इंसर्ट करने की क्यूरी, ऐसे ही है। लेकिन अब अगर ये करना है तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा डीबी क्या होती है, डीबी का कनेक्शन, और वो सारी चीज़ों के साथ हमें प्ले करना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये अब एरर देगा, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, हम पहले डीबी को पढ़ लेते हैं। बस मैंने राउट बनाए थे कि मैंने इतने राउट मुझे चाहिए, इसमें कौन सा राउट है, सारे लिस्ट ऑफ टू डूज लेके आने का, सिंगल टू डूज लेके आने का, टू डू क्रिएट करने का, टू डू अपडेट करने का, और टू डू डिलीट करने का, और उसके टाइप वगैरह मैंने सारी सेट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डीबी की कन्फिग्रेशन करता हूँ, और डीबी की कन्फिग्रेशन कैसे होगी,
हम पहला ORM जो ट्राई करेंगे ना, आज ट्रायल रन है, थोड़ा आसान वाला कर लें, और वो है मोंगोज, क्योंकि मोंगोज ज़रा इस काम के लिए क्या है, फेमस है। तो मोंगोज के ऊपर हम जाएंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे। अच्छा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये कनेक्शन वाला मामला तो वो दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोंगोज को इंस्टॉल करना चाहिए हमें। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, npm इंस्टॉल मोंगोज, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद हमने इसको क्या करना है, रिक्वायर। तो हम इसको रिक्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। मोंगोज रिक्वायर हो गया। उसके बाद वो कह रहा है मोंगोज कनेक्ट, आगे ये वाला जो है ना वो कोड लगाया हुआ है मोंगोज कनेक्ट का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसने बोला कनेक्ट डीबी करके हम फंक्शन बनाने लगे हैं, और ये एसिंक फंक्शन होगा। नहीं अभी तो हम तो क्या है, अभी तो यूज़ करो। अब वो आप कौन सा बच्चे रह गए ये हम बच्चों को कहते हैं जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। देखो हमने रिएक्ट नेक्स्ट में, रिएक्ट नेटिव में मैंने नहीं आपको मना किया, मैं कह रहा हूँ खुल के यूज़ करो। वो हम उनको कहते हैं जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं। देखो ना, मैं उसको कह रहा हूँ प्राइम नंबर निकालना है, वो जाके चैट जीपीटी से निकाल के दे दे, तो उसको तो फ़ायदा ही नहीं है ना। यहाँ पे तो फ़ायदा है एक्चुअली, तो यहाँ पे तो एक्चुअली फ़ायदा है। तो कैच के अंदर तो हम सिंपली जो है वो कैच कर देंगे। तो इसने अगर आप देखें तो मोंगोडीबी यहाँ पे हमने एरर के अंदर एरर कंसोल भेज दिया, और उसको अगर आपने कोई प्राइस इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस एरर को एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, कोई एरर आता है। देख इसमें मसला है, यहाँ तक क्या किया है, एरर फंक्शन बनाया है एसिंक, क्योंकि टाइम लग सकता है। फिर ट्राई कैच में जो एरर आया वो डिस्प्ले कर दिया। और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो एक्चुअल लाइन है वो ये वही लाइन है जो मैंने यहाँ पे देखी है, मोंगोज डॉट कनेक्ट, आगे बीच में क्या जाना है URL। तो मोंगोज डॉट कनेक्ट आगे URL, आगे ये 2 पैराम भेज रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर भेजने हैं, लेकिन मेन काम है ये URL। ये URI कहाँ से मिलेगी, ये हमने कल देखा था कहाँ से मिलेगी, मोंगोडीबी अटलस से, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोकल में नहीं सेटअप करेंगे डीबी, हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लाउड वाला यूज़ करेंगे। तो क्लाउड वाले के पास फिर भाग जाते हैं, वहाँ से हम URL लेके आते हैं जल्दी से। कहाँ से मिलेगा, मोंगोडीबी में जाते हैं, अटलस पे, अटलस मोंगोडीबी लॉगिन करते हैं। देखो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, कोड कहाँ से मिल रहा है और हर चीज़ समझा भी रहा हूँ। ये मोंगोज इंपोर्ट किया, ये एक लाइन मैंने लगाई है अभी, मोंगोज कनेक्ट, उसमें पाथ जाना है। अब मोंगोज डॉट कनेक्ट मैंने बोला था ORM आपको देगा, 3 चीज़ें देगा, कनेक्शन, स्कीमा, क्रड के फंक्शन, स्कीमा क्रड। कनेक्शन का उसने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उससे कनेक्शन हो जाएगा। फिर हमें देखना कि ये स्कीमा कैसे बनाएंगे, और तीसरा क्रड कैसे होगा। तो एक पर्टिकुलर ORM आप सीख जाएंगे, यही चीज़ दूसरे पे करेंगे, यही चीज़ तीसरे पे करेंगे। तो इसका पहला तरीका तो देख लिया कनेक्ट, लेकिन URL चाहिए, URI चाहिए कि हमारी DB कहाँ पड़ी है। इसने अभी ये लगाया है लोकल वाला, अगर आपने लोकल में अपना सर्वर सेटअप किया हुआ है DB का, लेकिन हमने लोकल में तो नहीं किया ना, हम जा रहे हैं फिर अटलस पे। अटलस पे जाके हमने करना है यहाँ पे लॉगिन, साइन इन, और मेरे पास अगर लॉगिन हुआ तो नहीं है, लॉगिन विद गूगल, ये लॉगिन पे ले जाएगा मुझे, और लॉगिन करूँगा मैं। अच्छा लॉगिन करूँगा तो मेरे पास ये मामलात आ जाएंगे। ये मेरा क्लस्टर बना हुआ है, ये क्लस्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ब्राउज कलेक्शन,
ब्राउज कलेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे मेरी डीबी जो है वो नज़र आ रही होगी। ये मेरी डीबीज़ हैं, ऐप डीबी, माई ऐप, ये मतलब मल्टीपल मेरी डीबीज़ हैं और एक नई डीबी भी मैं बना सकता हूँ। तो मैं एक नई डीबी बना लेता हूँ अभी के लिए। उस डीबी का नाम क्या रख दूँ? हैं, टू डूज रख देते हैं, विच इज़ गुड। और कलेक्शन का नाम हैं, इसको रख देते हैं टू डू ऐप, ठीक है, टू डू ऐप। और इसका नाम रख देते हैं कलेक्शन का टू डूज। और ये कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं है, ग्रेट। ये एक नई डीबी बना देगा, डेट इज़ कॉल्ड टू डूज डीबी, और उसमें टू डूज की एक कलेक्शन आ जाएगी। इसमें अगर आपने और कलेक्शन बनानी है तो बना सकते हैं ना, जैसे यूज़र, ये सेम फायरबेस की तरह है। फायरबेस में किया था ना हमने काम इस तरह का। ये 2 कलेक्शन, 3 बनानी, 4, जितनी बनानी है आप बना सकते हैं। जितनी बनानी है हम बना सकते हैं। क्या चीज़? कलेक्शंस। अब ये कलेक्शन को तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये वही कंसेप्ट है जो फायरबेस में भी था। यानी मतलब कि उसकी जो है वो की पेयर वैल्यूज़ बनानी है, जो मर्जी लिस्ट अंदर अंदर कर सकते हैं, वो सेम वही जो कुछ हम वहाँ कर सकते हैं सब इधर भी कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ जो मज़े की है, डेट इज़ कॉल्ड ओवरव्यू पे जाएंगे। अगर नहीं, ओवरव्यू नहीं जाना, यहाँ पे जाना है आपने। कहाँ पे था? हाँ, ये कनेक्ट पे। इस कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है ड्राइवर, इस पे क्लिक करेंगे। मोंगोज के लिए हमने यूज़ करना है तो वो मोंगोज का सेटअप कर रहा है। वो कौन सा वेरिएंट हमारा लेटर ही होगा। npm इंस्टॉल मोंगोज हमने कर लिया है। व्यू फुल कोड सैंपल, ये हमें नहीं चाहिए। अब ये हमें URI दे रहा है बना के, या चलो फुल कोड सैंपल ले भी लेते हैं। ये हमें एक URI दे रहा है बना के, ये सारी URI। इस URI को मैं कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ। ये सारा URL चेंज ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है और DB पासवर्ड आ रहा है, ये हम देखते हैं हमें कहाँ से मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे टेक्निकली हमें वो टू डू, क्या नाम रखा था, छोटा ही था सारा, टू डू ऐप करके। DB का नाम भी हमने फॉरवर्ड स्लैश के बाद लिखा है। ये वाला फिर भी चल जाएगा ना, ये बस उसने दिया है तो क्लस्टर नेम मेजॉरिटी, चलो पढ़ा भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो क्यूरी पैराम ही जा रहे हैं ना, तो वो इशू नहीं है। ये हमने राउट पैराम में पास कर दिया उसका नाम DB का, और शुरू में आ रहे हैं अब DB यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इस पे आते हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क एक्सेस, इसमें आना है। एक तो आपने ये करना है, यहाँ पे ऐड IP, यहाँ पे आपने एक्सेस, यहाँ पे 000 यानी 4 दफ़ा 000 करके इसको कंफर्म करना है। इसका मतलब है कि दुनिया में कौन कौन से IP से इसको रिक्वेस्ट आ सकती है। तो हमने इसको क्या कह दिया है, इंक्लूड योर करंट IP एड्रेस, पूरी दुनिया से इस पर रिक्वेस्ट आ सकती है। एक 00 ये मार्क करना ज़रूरी है, ऐड करना, ठीक है। दूसरा DB एक्सेस, एक नेटवर्क एक्सेस में आपने इसको 00 करना ज़रूरी है, लाजम है, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट, टेक्निकली तो हमारा IP होना चाहिए, लेकिन हमारा IP चूँकि चेंज होता रहेगा तो हम 00 मार्क कर देंगे। DB एक्सेस में हम बनाएंगे अपने यूज़र, तो हम बना लेते हैं मे बी एक नया यूज़र SMTP, और पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड हम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो हम SMTP ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी DB यूज़र नेम की जगह, ठीक है, और पासवर्ड की जगह ये हमारा पासवर्ड है, तो ये हम DB पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको जनरेट तो कर लिया हमने पासवर्ड वगैरह को। अब इधर कोई डिस्क्रिप्शन अगर डालनी है कि ये किसके लिए है, वो चीज़ें डाल लेंगे। ऐड
अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें रूल, अगर इसको आप कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं, इसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं या इसकी प्रिविलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करें, ऐड प्रिविलेजेस, इसको हम बोल देंगे कि इसको ना पूरी एडमन की एक्सेस है, बैकअप, बीजी एडमन, डीबी एक्सेस, रीड राइट एनी डेटाबेस, कि किसी भी डेटाबेस को इसको रीड राइट की एक्सेस दे दी हमने। इसको करके हम ऐड यूज़र, तो ये हमारा एक यूज़र इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, मेरे इसको अब हमने डेटाबेस का जो क्लस्टर सेटअप कर लिया है, जो चीज़ें थी वो भी अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हमारे पास ऑप्शन एक ये सॉफ्टवेयर है मोंगोडीबी कंपस, ये मतलब डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कोई डीबी अगर चल रही है ना ऑलरेडी, आप उसको प्रीव्यू कर सकते। एक तो हम यहाँ से प्रीव्यू कर पा रहे हैं ना, यहाँ से सारी कलेक्शंस वगैरह देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें सेटअप कर पा रहे हैं। तो सेम उसी तरह जो है वो हमें ये वाली चीज़ें जो है वो सेटअप करने के लिए भी ये चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ को अगर एक तो हमें यहाँ UI से एक्सेस मिल रही है, दूसरा अगर आप कह रहे हो कि यार मुझे बार बार क्लाउड पे बार बार लॉगिन ना करना पड़े तो मैं इधर से ही एक्सेस कर लूँ, तो हमारे पास ये UI है, ये कहती है मुझे URI दो, और ये सारी मेरे लिए DB एक्सेस करके ले आता है ये डेस्कटॉप। तो हमने यहाँ पे बना तो लिया है, तो हम ट्राई करने के लिए कि हमारी चीज़ें ठीक चल रही हैं या नहीं, हम इसकी जो URI है ना यहाँ से सारी की सारी कॉपी करते हैं। ये क्या हुआ, डबल कोट्स नहीं, ठीक है, कॉपी कर लिया हमने, और इसको हमने आगे यहाँ पे अपने इसको ख़त्म किया यहाँ से और ये डाल दिया। अगर तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी डीबी शीबी हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, हम डीबी को एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुली कर पाता है तो हमारी डीबी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। इतना हम कनेक्ट डीबी वाले से भी करके, अगर आपने कनेक्शन करना है तो हम एक ही दफ़ा शुरू में कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन कैसे होगा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐसे ही है ना। तो अब मैं देखता हूँ कि ये वाकई में हमारा कनेक्शन भी हो पा रहा है या अच्छा, VPN करके MongoDB कनेक्टेड आ रहा है। ये भी देखिएगा कि वो कोई सिक्योर, मतलब अभी आजकल थोड़ा इशू बना हुआ है ना, तो वो VPN के बगैर नहीं कनेक्ट हो रही DB, तो VPN ऑन किया है तो फिर कनेक्ट हुई है, ठीक है। तो अब हमारी DB भी कनेक्ट हो गई है। DB कनेक्शन का समझ आया किसी को या नहीं आया तो पूछ ले। एक फंक्शन बनाया है कनेक्ट DB, उसमें MongoDB कनेक्ट, उसमें जाया सिर्फ URL। अगर कनेक्ट हो गया तो ये नीचे वाला कंसोल चलना चाहिए, नहीं तो एरर वाला चलना चाहिए। तो अब हमें MongoDB कनेक्टेड वाला चल रहा है, विच इज़ गुड। अब ये फंक्शन को कॉल करना है, ये मैंने बनाने के नीचे इसको फ़ौरन कॉल भी कर दिया, कनेक्ट DB। एक ही दफ़ा कनेक्शन बना लेंगे ना, अब सारी रिक्वेस्ट में यही यूज़ होता रहेगा, कनेक्ट DB। अच्छा, अब DB तो कनेक्ट हो गई है, कनेक्शन DB में DB कनेक्ट हो गया, और राउट्स भी हमने सारे बना लिए हैं। अब हमने बोला था कि एक ORM में 3 चीज़ें होती हैं, कनेक्शन, स्कीमा और CRUD।
तो पहले अब स्कीम करंट अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा। अब स्कीमा के लिए फिर कहाँ पे जाएंगे, मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। अब मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन के जाएंगे तो वो कह रहा है किक स्टार्ट गाइड, उसमें चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद हमारे पास जो है वो स्कीमा बनाने का तरीकाकार अवेलेबल होगा। और वो तरीकाकार क्या है, ये चीज़ न्यू मोंगो स्कीमा, ये हमें लॉजिक लगानी है। तो इसने इसका स्कीमा एक बनाया हुआ डमी, तो हम यहाँ पे नीचे इस स्कीमा को बना लेते हैं और उसके बाद इसका नाम हम रख लेते हैं टू डूज। एक इसने कैटी स्कीमा रखा हुआ, हम टू डूज स्कीमा, ठीक है। और उसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे एक, और उस मॉडल का नाम रख देते हैं मे बी टू डूज, ठीक है। और टू डूज यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डूज स्कीमा, और यहाँ पे टू डू स्कीमा। तो ये दो लाइनों की मदद से मैं स्कीमा बना पा रहा हूँ। एक टू डू स्कीमा, मोंगोज न्यू मोंगोज स्कीमा, आगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट चला जाएगा। और फिर यहाँ पे मोंगोज मॉडल टू डूज स्कीमा, मोंगोज डॉट मॉडल, उसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, पहले मॉडल का नाम और दूसरे में स्कीमा। तो ये दो लाइनें हमें ऐसे लिखना पड़ती हैं, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ें आएंगी। चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक आईडी है, आईडी क्या होगा, नंबर होगा। आईडी नंबर नहीं होगी, ये उसकी है, हमारे पास ये अंडरस्कोर आईडी है ना, एक्चुअली वो होगी मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, यानी ये मोंगो खुद क्रिएट करेगा, हम नहीं क्रिएट करेंगे, तो ये वही हम कंसीडर कर लेंगे अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, टाइटल हमारे पास होगा स्ट्रिंग, ठीक है, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा, अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे टाइटल के अंदर हम जाके कहें टाइप स्ट्रिंग होगी और रिक्वायर्ड ट्रू। अगर आपने वैलिडेशन करनी है तो उसके आगे हम नेस्टिंग लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें आईडी आ गई, इसकी जो क्रिएशन की टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गया। अच्छा, ये आईडीज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी भी रख सकते हैं, यूज़र आईडी या सिंपल आईडी अपनी रख सकते हैं, अगर कोई काउंटिंग हमने अपनी चलानी है तो। टाइप नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, वो जो आईडी है, नहीं वो तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आईडी बनेगी, वो बाय डिफॉल्ट बनेगी अगर हम लगाते हैं या नहीं लगाते। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे कर लिया। अब इसमें और बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं स्कीमा डिफाइन करते हुए, यानी ईमेल, टाइप ईमेल है, टाइप यूआरएल है, रिक्वायर्ड यूनिक रखना है नहीं रखना, इस तरह के बहुत सारे इसके जो है ना वो फंक्शंस हैं, पासवर्ड है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्कीमास। अब ये एक उसने स्कीमा बनाया हुआ है, ब्लॉग का स्कीमा, देखो टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट्स, कमेंट अरे होगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें बॉडी स्ट्रिंग और डेट होगी, डेट में टाइप डेट, डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ। मतलब अगर ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको डाल देते हैं कि अगर इसमें हम एक क्रिएटेड ऐड भी, ये किस टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसके अंदर हम ये चीज़ डाल देते हैं। हाँ, सिर्फ ये चाहिए ना, टाइप डेट और डेट डॉट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप डिफ़ॉल्ट देना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट की है, डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ, टाइप डेट। अच्छा, उसके बाद हिडन बुलियन, अगर ट्रू फॉल्स करना, मेटा डाटा में वो चीज़ें रख दी। इसने अब ये सारे स्कीमा में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसने हैं किधर, हाँ, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बुलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, अरे, डेसिमल, मैप, यूआईडी। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं वो इसके अंदर हमारे पास हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं ये वो चीज़ें डिफाइन कर रहा है। और भी उसने डिटेल में कह रहा है स्कीमा टाइप्स हेयर, उसमें ये सारे के बारे में, यानी ये एक ही उसने डिटेल में बना दिया स्कीमा, उसमें सारी टाइप्स बता दी हैं, यानी नेम स्ट्रिंग, बाइनरी, बफर, लिविंग, बुलियन,
डेट, नंबर, मिक्स, ऑब्जेक्ट आईडी, डेसिमल, 120, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर। ये स्ट्रिंग का क्या मतलब होगा? अरे के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की लिस्ट होगी एक्चुअली। नंबर, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो लोअर केस ट्रू, मतलब लोअर केस में होगा। ट्रिम ट्रू, साइडों से ट्रिम कर देगा। सही है ना ये नंबर? तो ये तकरीबन उसने सारी टाइप एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दी है, अगर आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहें। वो ऑन बेसिस ऑफ नीड है, तो हमारी तकरीबन इतनी कोई नीड है। बैनरी यानी अगर कोई इमेज वगैरह हम सेव करना चाहते हैं, टेक्निकली हम करेंगे नहीं, अगर करना चाहते हैं तो वो हम बफर में सेव कर सकते हैं, वो क्लाउड में वगैरह यूज़ करेंगे। अच्छा, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड के लिए भी करना है तो वो भी हम डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये कीज़ हमने आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड जो है वो स्कीमा में डिफाइन कर ली हैं। और दो चीज़ों को हमने रिक्वायर्ड रखा है, बाकियों को रिक्वायर्ड नहीं। आईडी और टाइटल को रिक्वायर्ड रखा है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं रखी। तो अब ये एक मेरे पास मॉडल जो है वो बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब स्कीमा भी दो काम कर लिए हैं। एक, अब इसका मतलब ये मैंने सिर्फ एक कलेक्शन का स्कीमा बनाया है अभी। तो अगर आपने यूज़र की कलेक्शन बनानी है उसका अलहदा स्कीमा, अगर आपने जितनी भी कलेक्शंस बनानी है हर कलेक्शन का सेपरेट स्कीमा बनेगा। हर कलेक्शन का अलहदा स्कीमा जो है वो बनाया जाएगा। अब अगर हमने जो मज़े की चीज़ जो देखनी है, अब हमने स्कीमा बना ली है तो कनेक्शन स्कीमा बन गया। अब हमने क्रड करना है, तो क्रड के लिए मैंने ये सारे राउट बनाए हुए हैं, सारे राउट मैंने क्रड के लिए बनाए। पहले डाटा क्रिएट करते हैं ताकि फिर गेट कर सके। तो क्रिएट के लिए पहले क्रिएट वाले राउट में चले जाते हैं। तो क्रिएट के लिए ये वाला कोड तो सारा मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। इस वाले कोड में आप मुझे बताओ कि क्या इशू है। हमने टू डू क्रिएट का राउट बनाया, रिस्पॉन्स भेज दिया ट्राई में और कैच में रिस्पॉन्स भेज दिया। इसमें कोई इशू है? ओके है ना सब? यहाँ तक स्कीमा तक भी समझ आ गई। अब हमने नया स्कीमे से हमने इसको सेव करना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उसको हमने क्या करना है, सेव करना है डीबी में। उसका तरीकाकार हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको जो है वो सेव करते हैं। अच्छा, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास आंसर आया था उसका, यानी जो हमने टू डूज करके वैल्यू बनाई थी, तो हम उसको बना लेते हैं न्यू टू डूज। अच्छा, टेक्निकली इसको हमें बड़ा ही वैसे रखते तो ज़्यादा अच्छा था। इसका जो नाम है ना मॉडल का, वो ऐसे बड़े में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, न्यू मोंगोज डॉट टू डूज, और टू डूज हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। उस टू डूज को मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने उसके अंदर अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये फंक्शन बनेगा और उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। और उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये भी मैं सेव वाला ना कोड एक्चुअली ख़त्म करना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये आपको कंफ्यूज करेगा। यार कभी कभी ये तंग करने लग जाता है ना। तो लेट न्यू टू डू इक्वल टू न्यू टू डूज। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे अवेट टू डूज डॉट सेव। और अब इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को ए सिंक। तो यहाँ पे मैं ए सिंक भी लगाऊंगा, क्योंकि अब टाइम लगेगा ना डीबी में सेव करने के लिए। तो अब दोबारा से लॉजिक समझे, हमने अगर नया टू डू डीबी में सेव करना है तो तरीकाकार क्या है, न्यू टू डू टू डूज यहाँ पे डाल दिया मैंने। यानी ये वो चीज़ थी जो मुझे मोंगोज डॉट मॉडल के बाद में मिली थी। अच्छा, ये करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, आईडी, और उसके बाद टाइटल और
डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे डाटा ना आए तो क्रैश ना हो जाए कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ना वो मार्क कर दिए ताकि वो। लेकिन एक चीज़ मैं पहले एरर जानबूझ के प्रोड्यूस करूँगा ताकि अगर आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उस एरर का क्या मतलब है। और जो टू डू क्रिएट होगा ना, सेम उसी टू डू को मैं वापस भी रिटर्न कर दूंगा। यानी इसके रिस्पॉन्स में मुझे एक यहाँ पे आएगा रिजल्ट या आउटपुट, इसकी आउटपुट आएगी ना मुझे जब ये टू डू सेव होगा तो उसकी आउटपुट आएगी, तो वो आउटपुट मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, ठीक है, डाटा में। अच्छा, अब मैं जानबूझ के इसमें ना इतनी बात समझ आ गई कि जो मैंने मॉडल बनाया था उसको न्यू का कीवर्ड लगा के उसमें मैंने अपना ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और डाटा कहाँ से लिया मैंने, बॉडी पार्सर से, और उसका एक वैल्यू बन गई, उसको मैंने वेट लगा के सेव कर दिया। ये मत सेव का मतलब डीबी में सेव कर दो, उसकी आउटपुट आएगी वो मैंने रिटर्न कर दी। अगर आप इसमें इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एरर आएगा तो ये वाला कैच चल जाएगा और एरर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानबूझ के पहले एरर पैदा करेंगे, और वो एरर क्या होगा कि हम इसकी टाइप रखते हैं पोस्ट, ये गलत डाटा देते हैं ना इसको यहाँ पे, और पैरम जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और ओथ जो है वो भी ख़त्म कर देते हैं, और ये पैरम गलत पैरम जा रहे हैं टेक्निकली। और इसकी जो पाथ है वो क्या था, टू डूज क्रिएट, हिट करूंगा तो क्या होगा, सेव नहीं किया ना यार, चलना तो नहीं चाहिए ना, एरर आना चाहिए। तो एरर क्या आया, मैंने एरर जानबूझ के पैदा किया। क्या एरर आया, डाटा नल एम्प्टी स्टेटस एरर, और एरर में क्या है, टाइटल नेम वैलिडेशन एरर, मैसेज पाथ टाइटल इज। अब ये एरर कौन दे रहा है मुझे, स्कीमा दे रहा है, क्योंकि देखो जब मैंने कहा था उसको न्यू टू डू तो उसने वेरीफाई किया, उसको मैंने ये तीन चीजें दी, उसने वेरीफाई किया कि ये डाटा क्या मेरे स्कीमा को वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने उसमें कहा था ना कि टाइटल रिक्वायर्ड कहा था ना, तो वो कह रहा है कि टाइटल नहीं आ रहा, ये मसला है। तो हम जो है यहाँ पे अपने डाटा में देखें तो यहाँ पे मैंने आईडी तो भेजी हुई है, टाइटल डिस्क्रिप्शन तो वैसे ही हमने रिक्वायर्ड नहीं रखी थी। तो हम क्या करते हैं, दोबारा भेजते हैं इसको नीचे ले आता हूँ, इसको टाइटल कर देते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, और यहाँ पे टाइटल में कर देते हैं माई टाइटल, आईडी में कर देते हैं 1, और डिस्क्रिप्शन में कर देते हैं माई। अब सारा डाटा हमने वैलिडेशन के मुताबिक ठीक भेजा है ना। अब मैं इसको हिट करता हूँ तो उसने क्रिएट करके मुझे रिस्पॉन्स भी वो दे दिया, जिसमें आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, अंडरस्कोर आईडी आ रही है। अब ये अंडरस्कोर आईडी जो मोंगोडीबी खुद क्रिएट करता है, आईडी में 1 जो हमने भेजा था, और डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड में वो डेट आ रही है जब ये क्रिएट हुआ है। अगर हम अब अपना यहाँ अटलस में भी जाके देखेंगे ना, ब्राउज कलेक्शन, वो ऑटो जनरेट कर रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ और की भेज देते हैं, हमारा इशू कोई नहीं है। वो तो जान वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने आईडी नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं। ये बताने के लिए कि अंडरस्कोर आईडी वो है जो वो क्रिएट करता है, हमने रखा है सिंपल आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी और सिंपल आईडी में फ़र्क है, अंडरस्कोर आईडी उसने क्रिएट करनी है और मेरी आईडी सिंपल आईडी है। तो अगर आप अपनी 1 2 3 मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। मैं क्लास में करता हूँ। अच्छा, अंडरस्कोर आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन और क्रिएटेड ऐड, समझ आ गई। तो इसको हम इस तरह से जो है वो मैनेज करेंगे। अब ये डाटा आ गया, अब एक और क्रिएट करना है तो कैसे करें, आईडी कर दें 2, टाइटल को कर दें माई टाइटल 2, डिस्क्रिप्शन को कर दें माई डिस्क्रिप्शन 2, हिट करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों,
एरर इसलिए आया होगा क्योंकि मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, तो मैंने कॉल पिक की, तो जिसकी वजह से वो नेट ऑफ हो गया, तो इशू आया। क्या वो मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ था ना, इस वजह से। मेरे पास वो वाईफाई नहीं है, वाईफाई चल नहीं रहा था इसलिए। अभी भी स्लो चल रहा है, देखो ना सेंडिंग ही आ जा रहा है, अब हो गया, तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है। अब ये मामला तो हमारा सीधा हो गया, क्रिएट वाला तो चल रहा है, जितने मर्जी चाहें क्रिएट कर सकते हैं, ये तो ओके हो गया। अच्छा, अब गेट वाला चलाएं, गेट बाय आईडी और गेट बाय सिंपल टू डूज। अच्छा, सिंपल टू डूज वाला हम गेट करते हैं पहले, किधर गया है, ये स्कीमा को बंद कर देते हैं यहाँ से, और ये टू डूज। अब ये वाले हार्ड कोडेड हैं, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पहले हम इसको बनाएंगे क्या, ए सिंक, तो यहाँ पे कोड आएगा, और वो कोड क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे लेट टू डू अवेट टू डूज डॉट, ये टू डूज वो है जो मैंने मॉडल डिफाइन किया हुआ है, डॉट फाइंड। ये क्या करेगा, सारे के सारे फाइंड करके इस वेरिएबल में ले आएगा। अगर कोई एरर आएगा तो वो कैच में चला जाएगा, हमने ट्राई में लगाया हुआ है ना। एक लाइन है जो सारे टू डूज लेके आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है, एक लाइन से आगे टू डू, और टू डूज को मैंने यहाँ पास कर दिया। कोड को सेव करते हैं, गेट की रिक्वेस्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्रिएट वाले को, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसको हम टू डूज, सिंपल टू डूज और गेट की रिक्वेस्ट ऐसे ही है, हिट करते हैं, तो मेरे पास डाटा आ रहा है, और उसमें कितने आ रहे हैं, 2, एक 1 और 2, क्योंकि हमने 2 ही क्रिएट किए थे, और साथ में स्टेटस आ रहा है सक्सेस। अगर एरर आता तो वो भी मेरे पास हैंडल हो जाता। तो ये भी हो गया। गेट आल टू डूज कैसे करने हैं पता लग गया, सिर्फ टू डूज डॉट फाइंड एक फंक्शन है, खत्म। सब फाइंड कर रहा है ना, अभी स्पेसिफिक वाला नीचे हैंडल करने लगा हूँ ना मैं, इस टू डूज अंडरस्कोर आईडी में। अब मैं आईडी पास करूंगा राउट में, बस वही वाले मुझे चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो ये सारा कोड तो हो जाएगा डिलीट, ये तो हो गया डिलीट। तो अब हम पहले तो आईडी गेट करेंगे, तो लेट्स सपोज मैं करूंगा कांस्टेंट आईडी, वो मुझे कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी से, ये आईडी आ गई। अब उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, इसको पहले अवेट लगाऊंगा, दिमाग चल गया मेरा। अच्छा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं अवेट टू डूज डॉट फाइंड। अच्छा, 2 तरीके हैं कि हम फाइंड में आईडी पास कर दें इस तरह से, ये मैच करेगा फिर उसको, या फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी को जो आईडी चाहिए ना, वो अंडरस्कोर वाली आईडी है, नहीं समझ आई, सादा वाली आईडी नहीं है। अगर फाइंड बाय आईडी, वो याद है कि फायरबेस में डॉग आईडी होती थी, वो उससे ही वो फिल्टर करता था। अगर आपने उससे फिल्टर कराना है तो फिर आपने वैसे करना है, अगर आईडी से कराना है तो अंडरस्कोर आईडी के साथ उसको पास करना पड़ेगा। एक और चीज़ भी हमें करनी चाहिए स्कीमा में कि आईडी को यूनिक करना चाहिए, ताकि मल्टीपल अगर आईडी हो गई तो मल्टीपल आने के चांसेस फिर हो जाएंगे। तो ये टू डू में टू डू आएगा, वो हम वापस भेज देंगे, ठीक है। फाइंड, ये मैंने फाइंड के तरीके से, मैं दूसरा फाइंड बाय आईडी वाले से भी चला के दिखा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली आईडी पास करते हैं 1, तो 1 का आ गया। आईडी पास की 2, तो 2 आ गया। अगर हमने बिल्ट इन फाइंड बाय आईडी वाला यूज करना है तो फिर आईडी कौन सी भेजनी पड़ेगी, ये वाली अंडरस्कोर आईडी वाली। लाइक अगर मैंने ये वाली भेजनी है आईडी, मैं गेट कर, अच्छा ये क्रिएट वाला गेट करता, तो ये वाली आईडी का मुझे गेट करना है, तो मैं यहाँ पे ये वाली आईडी पे भेजूंगा। अभी मैं ये वाली आईडी भेजूंगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, क्या ख्याल। वैसे भी ये तो नंबर वो कह रहा है होना चाहिए ना, ये नहीं, वो स्ट्रिंग पास कर दिया ना मैंने, नंबर होना चाहिए था राउट में, तो वो आ रहा है आईडी। अच्छा, अब एक चीज़ हमने देखना है कि क्योंकि हमने वैल्यू में यहाँ पे नंबर पास किया ना,
अब दूसरा तरीका क्या है, फाइंड वन भी एक तरीका है, फाइंड वन भी सिमिलर है फाइंड की तरह, लेकिन वो क्या करेगा, एक ही फाइंड करेगा। यानी इस फाइंड में तो मल्टीपल आने के चांसेस थे, इसमें चांसेस इसने एक पहला जो मैच होना है इसने दे देना है, ये भी एक तरीका है। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया फाइंड बाय आईडी, उसमें जो आईडी आएगी वो चलेगी। तो अब हैं फाइंड वन में नहीं, आईडी आईडी से मैच होगी ना। अगर एक से ज्यादा आईडी हुई, इसमें अगर दो सेम आईडी हुई तो दोनों आ जाएंगे, इसमें दो सेम पी हुई पहली आएगी, इसमें मैच हो ही नहीं सकती क्योंकि ये अंडरस्कोर आईडी और अंडरस्कोर आईडी जो है वो यूनिक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इस तरह हिट करूँगा तो नहीं आएगा एरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आईडी पास नहीं की। यहाँ पे मैं पास करूँगा अंडरस्कोर आईडी तो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये आपके पास तरीकाकार है, 3 ऑप्शन है, तीनों में से तीनों लिख दिए, जो अच्छा लगता है वो वाला चला। नहीं, फाइंड टू को नहीं कर सकते हम, जाहिर सी बात है। नहीं, वो तो फिर यूनिक फाइंड करना है ना डॉक्यूमेंट की बेस पे। तो डॉक्यूमेंट आईडी तो लंबी होती है, लंबी जाने से क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। याद क्यों रखना है, कोड ही होगा, क्या मैन्युअली करनी है। नहीं, वो तो जब सारा डाटा आ रहा होगा तो अरे होगी, मतलब मैं ऐसे करूं हिट तो वो मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा ना, मैं थोड़ी यूज वो मैप के अंदर अंडरस्कोर आईडी भी आ रही होगी, वो पास कर देंगे आगे, हमने थोड़ी याद करना है। देखो मैप तो मैंने इस पे लगाना है ना, तो इस पे हो जाएगा मेरा सारा सिलसिला हल। आगे चलें जी, हैं अगला मामला जी क्रिएट वाला है। क्रिएट वाले के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वाला हो गया और 3 राउट मैंने लिख दिए हैं। अब चौथा राउट है अपडेट वाला और डिलीट वाला। पहले डिलीट वाला कर लेते हैं क्योंकि डिलीट वाला निश्चितन आसान ही होगा। अच्छा, ये वाला कोड जो उसने किया था रहा, ये तो हो जाएगा सारा ही डिलीट, ये तो हमें चाहिए नहीं। अब यहाँ पे पहले इसको क्या बनाएंगे, ए सिंक, क्योंकि डीबी भी कॉल करनी है, और यहाँ पे आ जाएगा पहले आईडी, वो पैरंट से आ जाएगी जिसको डिलीट करना है। अच्छा, फाइंड वन एंड डिलीट, ये क्या करेगा, एक को फाइंड करेगा, उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, फाइंड वन एंड फाइंड डिलीट बाय आईडी भी है फंक्शन, लेकिन फाइंड वन बाय डिलीट ये भी चल जाएगा। ये डिलीट हो जाएगा सक्सेस, और जो डिलीट हुआ है वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट हुआ। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं डिलीट वाले को। मुश्किल नहीं है ना, एक एक लाइन के करंट हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, डिलीट के अंदर सेम कोड आ जाएगा, इसको हमने डिलीट बोला था, और मेथड की टाइप क्या होगी, डिलीट। इस की पे हिट करेंगे तो वो कह रहा है आगे पैरम भी पास करना है, तो 1 को डिलीट कर देते हैं, 1 डिलीट हो गया। कैसे पता लगेगा 1 डिलीट हो गया है, गेट में जाके फर्च करेंगे तो 1 वाला खत्म हो गया। सही हो गया। अब आखिरी रह गया जी अपडेट वाला, वो आपके लिए ना छोड़ दें, हैं या कर लेंगे या नहीं, इतनी तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना कि एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैंने तो अभी ऐसे करना है, यही ने लिख देना। आईडी मैंने कर दिया, मैं छोड़ देता हूँ ताकि इशू ना हो ना। मैंने अभी इधर एम्प्टी कर दिया रे, लेकिन आपने इधर जो भी अपडेट करके आएगा आंसर, तो क्या लिखेंगे, फाइंड वन एंड अपडेट, वो एक को फाइंड करके अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये कैसे होगा अपडेट वाला, अपना दिमाग लगाना है। लेकिन इस वीक की हमारी असाइनमेंट क्या होगी, ये टू डूज ऐप को फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट या रिएक्ट में कर लें, रिएक्ट नेटिव में कर लें, आपकी मर्जी है, जिसमें आपको करना अच्छा लगता है। उसको आपने अपनी एपीआई के साथ कनेक्ट करना है
और सारी रिक्वेस्टें वगैरह हैंडल करके उसको मैप वगैरह फ्रंट एंड पे लगा के नेक्स्ट में रिएक्ट में या रिएक्ट नेटिव में फ्रंट एंड बना लें, तीनों में से जिसमें दिल करता है। और ये वाली जो मैंने APIs बना के दी हैं, मैं इसको पुश कर देता हूँ रेपो में, इसको आपने लगा के पूरी एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के लेके आनी है। हो जाएगा ना? कोड तो मैंने कर दिया सारा। तो git add git commit to do app in node.js और git push origin master। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट ये होगा कि हम ऑथेंटिकेशन लॉगिन साइनअप को हैंडल करेंगे। और उसके बाद मुझे याद कराइएगा, मैंने एक तरीका और भूल गया हूँ आज, जो क्लाइंट से डाटा भेजते हैं ना, उसमें एक और तरीका होता है फाइल भेजने का, कि अगर मुझे क्लाइंट से इमेज भेजनी है तो फिर क्या करेंगे? अभी आज तो हमने तरीके सीखे हैं, वो तो टेक्स्ट वाले सीखे हैं। तो अगर फाइल भेजनी है, पिक्चर का भी तरीका होता है। वो कहाँ पे होता है? बॉडी में, फॉर्म डाटा में, किधर से? वैल्यू से आ नहीं रहा वैल्यू। अच्छा, ये आ रहा है फाइल। तो यहाँ से फाइल चूज करेंगे तो फाइल जाएगी। तो वो फाइल को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हम मल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। ये वाला मल्टर, इसको जो है वो हम हैंडल करेंगे फाइल अपलोड करने के लिए। तो इसमें है क्या कि मल्टर का हमें मिडलवेयर ऐड करना है राउट के अंदर, अपलोड डॉट सिंगल, या अगर आपने मल्टीपल करनी है तो अपलोड डॉट अरे। तो उसमें ये आ जाती हैं चीज़ें। बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन का कोड है। नोड में ये मजा है कि कोड ज़्यादा नहीं करना पड़ता, एक लाइन से सारा काम हो जाता है। अगर आपने क्लाइंट साइड की फाइल को हैंडल करना है, मल्टर को सेटअप करना है, उसको फोल्डर का पाथ बताना है, मल्टर डॉट सिंगल या मल्टर डॉट अरे, ये दो हैं। अगर मल्टीपल लेनी है तो मल्टर डॉट अरे, अगर सिंगल लेनी है तो मल्टर डॉट सिंगल। ये दो लाइनें लिखने से आप फाइलें भी सर्वर में हैंडल कर पाएंगे। लेकिन हम इसको नेक्स्ट टाइम में दोबारा भी ट्राई कर लेंगे सुकून से, ताकि चीज़ें जो हैं वो स्केजुअल हो सकें। तो लेकिन आप लोगों का जो इस वीक का टारगेट है, वो आप लोगों ने हर सूरत जो है वो फुलफिल करना है।